हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि अब क्या हो रहा है कि हर बार न्यूक्लियोसोम रिपीट हो रहे हैं, डीएनए उनसे रैप हो रहा है और हमें बार बार क्या मिलता जाएगा, हमें मिलता जाएगा एक डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम से ऐसे पैक्ड हो रहा है और उसमें 8 हिस्टोन है जो कि डीएनए से रैप हो रहे हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। और डीएनए के बीच में पाया जाने वाला डीएनए क्या होता है, वो लिंकर डीएनए होता है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में पाया जाने वाला। तो इस तरीके से क्या होगा, अभी नेक्स्ट हम लोग देखें कि यही न्यूक्लियोसोम जो है, ये जो न्यूक्लियोसोम की असेंबली हो रही है, बाद में क्या होगा हम लोग देखेंगे 6 फोल्ड जो है वो कॉम्पैक्शन होगा। ठीक, बाकी हम लोग जानते हैं लगभग 1000 से 10,000 फोल्ड जो है डीएनए को का कंपैक्शन करना है, ये ऑलरेडी हम लोग पॉइंट देख चुके। The DNA must tightly associated with the nucleosome called the core DNA is wound about 1.65 times। आप यहाँ पे देख लें, उसको समझ लें, अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी कि लगभग कितनी बार कितना रैपिंग हो रही है। एक बार टर्न हुआ, फिर दोबारा जो टर्न हुआ वो कंप्लीट नहीं है, ये ऐसे हुआ और ऐसे हुआ और उसके बाद यहाँ पे लिंकर H1 आके अटैच हो। तो इस तरीके से लगभग 1.65 टर्न्स में कितने बेस पेयर आ गए, 147 बेस पेयर आए। और किससे वो किसके थ्रू वो और हो रहे हैं, जो हमारे 8 कोर स्टोन प्रोटीन है और ये कलेक्टिवली इज न्यू। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने बात की है कि उस 1.65 टर्न्स में कितने आ रहे हैं, 147 बेस पेयर के आ रहे हैं। और हम लोगों को ये भी पता है कि 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने में कौन डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, उस डीएनए को क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए, वो डीएनए जिससे हिस्टोन्स नहीं अटैच्ड है। ठीक, तो ये देख रहे हैं आप न्यूक्लियोसोम इस तरीके से अटैच हैं। तो ये जो लिंकर डीएनए है, इनकी जो लेंथ है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग देखी गई है। तो वो भी हमारे पास एक डेटा है कि जो एवरेज लिंकर डीएनए की लेंथ अगर देखें, सैक्रोमाइसीज में 13 से 18 बेस पेयर है, सी अर्किन में अप्रोक्सीमेटली 110, ड्रोसोफिला में अप्रोक्सीमेटली 33 और ह्यूमन के केस में 38 to 50। तो लगभग अगर देखा जाए तो लिंकर डीएनए का जो एक वो लेके चला जाता है कि लगभग 15 to 60 बेस पेयर जो है वो डीएनए लिंकर डीएनए हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है। कहने का सेंस क्या हुआ, 2 न्यूक्लियोसोम है, इनके बीच में ये जो लिंकर डीएनए प्रेजेंट है वो उसमें वो लगभग कितना लंबा हो सकता है, वो हो सकता है लगभग 15 to 60 बेस पेयर, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हमारे पास डेटा आए। न्यूक्लियोसोम रिपीट कब हो रहा है, कितने लेंथ बेस पेयर के बाद हो रहा है, तो ये भी हमारे पास है इसमें 160 to 165 है, इसमें 260 है। आपको भी इसमें एवरेज लिंकर डीएनए। यस, अब हमारे पास जो चीज आ रही है कि बीड्स ऑफ स्ट्रिंग में जो आपने पैकेजिंग कर दी, न्यूक्लियोसोम को जोड़ा और डीएनए रैप होता जा रहा है अब उस पे, तो लगभग पैकेजिंग जो है 10 नैनो क्रोमैटिन फाइबर अब जो अचीव होगा वो लगभग कितना फोल्ड कम कर दिया है, कितना कंपैक्ट कर दिया है, लगभग 6 फोल्ड जो है वो शॉर्ट हो गया है। तो हमारा अगर डीएनए इतना लंबा था तो अभी कितना हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि अब डीएनए उस पर रैप्ड हो न्यूक्लियोसोम। ठीक, तो ये अभी मान लेते हैं ये कितना था, 2 नैनोमीटर, अभी कितना हो गया ये 10 नैनोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये हमें तो वैसे भी क्लियर है कि कोई भी चीज अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में लीनियर वाइज देखते हैं तो पहला जब स्टेज पैकेजिंग का होगा तभी नेक्स्ट लेवल होगा। तो जब तक 10 नैनोमीटर फाइबर नहीं बनेगा, 30 नैनोमीटर फाइबर तो बनेगा नहीं, तो पहले 10 नैनोमीटर फाइबर ही बनेगा, तभी और जो लेवल्स हैं तभी डीएनए का कॉम्पैक्शन आगे प्रोसीड हो पाएगा। तो पहला स्टेप ही क्या हुआ, 10 नैनोमीटर फाइबर का फॉर्मेशन। इसके बिहार पे थोड़े थोड़े क्योंकि क्वेश्चन से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो हम लोग थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से पता चला कि हाँ डीएनए न्यूक्लियोसोम से रैप हो रहा है और ये न्यूक्लियोसोम रिपीटेडली रैप हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए कि और कितना एसोसिएटेड है, ये सब चीजों को पता करने के लिए माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस ट्रीटमेंट दिया गया या एमएनएस ट्रीटमेंट।
तो अब ये एक न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली कटिंग करेगा डीएनए को, तो उसमें हमें जो भी अकॉर्डिंगली हमें जो लेंस मिलेगी उसके बिहाफ पे हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग पैटर्न चलता है। तो जो भी डिफरेंस आएगा लिंकिंग लेंथ में, वही हमें क्या देगा कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोसोम डीएनए है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो देखते हैं, तो आप इस चीज को बेहतर समझ। तो अब आप इस डायग्राम को क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहली बात तो से पहले हाँ H1 थोड़ी सी बात कर लें न्यूक्लियोसोम माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस ट्रीटमेंट से पहले, क्योंकि हम लोगों ने वो प्रोटीन्स तो देखा ही। तो यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन भी आ रहा था, अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि ये जो है किस तरीके से देख रहे हैं, टर्न हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि आप कहने के लिए बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम में 2 कंप्लीट टर्न हम बोल रहे हैं, पर हम लोग 2 कंप्लीट टर्न क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखिए तो क्या हो रहा है, बस यहाँ पे ये H1 आके यहाँ पे अगर ये वाला जो है डीएनए ये पूरा इससे क्लोज हो जाता तो आप बोलते कंप्लीट। तो यहाँ पे ये क्लोज तो हो नहीं रहा है, बस बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये टाइटन कर दिया जा रहा है किससे, H1 से। H1 देखिए इस तरीके काउंट हो गया। तो यहाँ पे और क्लियरली फिगर हमें दिख रहा है। तो ये आपका पूरा न्यूक्लियोसोम है, ये हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस 140 बेस पे 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए 1.65 टन, ये क्या बन गया पूरा न्यूक्लियोसोम। और ये H1 आया और इसको स्टेबलाइज। what is the role of H1? It is responsible for the stabilization of DNA। ठीक है, कहाँ पे, जहां से डीएनए एंटर या लीव कर रहा है। और यहाँ पे जो सी टेल होती है न्यूक्लियोसोम कोर में, वो स्टेबलाइजेशन के लिए या वो H1 की बाउंडिंग के लिए रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी थोड़ा सा आप डायग्राम देख सकते हैं तो और क्लैरिटी हो सकती है। यहाँ पे देखिए ये पूरे हिस्टोन ऑक्टमर्स हैं, न्यूक्लियोसोम सॉरी डीएनए रैप हो गया, पूरा एक आपका कोर बन रहा है, न्यूक्लियोसोम कोर बन रहा है। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, H1 हिस्टोन जो कि इसको लॉक कर। H1 interacts with the linker DNA between nucleosome, further tightening the association of DNA with the nucleosome। जैसे ही जब H1 जब बाउंड करता है तो लगभग फिर क्या हो जाता है, वो और टाइटन कर देता है। तो अब इस समय जो हम इसको वर्ड बोलते हैं, जब न्यूक्लियोसोम H1 से एसोसिएट हो गया, न्यूक्लियोसोम क्या हो गया, H1 से एसोसिएट हो गया, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटोजोम। न्यूक्लियोसोम when get associated it is termed as क्रोमैटोजोम। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो लॉक करता है तो थोड़ा सा डीएनए और एक्सटेंड हो जाता है, तो वो 147 से बढ़कर कितना बेस पेयर अब अटैच हो जाता है, 166। ठीक, तो लगभग आप कह सकते हैं कि अब 2 कंप्लीट टर्न आने वाले। लोगों ने क्या बात की कि अभी जब 1.65 टन बोल रहे थे तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, पर जैसे ही ये H1 आया तो H1 में लगभग क्या कर दिया, इसको और टाइट कर दिया। तो जब टाइट कर रहा है तो थोड़ा सा 1.65 टन से थोड़ा सा वो और बढ़ेगा, तो लगभग कितने बेस पेयर, तो अभी 1.65 टन में 147 बेस पेयर आ रहे थे। जब H1 जुड़ गया तो थोड़ा सा और एक्सटेंड, टाइटली किसी चीज को आप टाइट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बेस पेयर और इंक्लूड हो जाएंगे, तो लगभग क्या हो जाएगा, 166 बेस पेयर। तो लगभग कहा जाता है कि ये लगभग हो जाएंगे आपके 2 टर्न। अब नॉट कंप्लीट, बस यस इसको मान सकते हैं, इट इज नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीट 2 टर्न्स। ओके, तो यस हम लोग फिर से वापस आते हैं माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस ट्री समझने। तो अब यहाँ पे आपको सिंपल सा आप ये वाला जो फिगर है, अगर आप इसको ही ध्यान से देखें तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी, अगर चीजें आप लोगों ने ध्यान से सुनी है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक न्यूक्लियोसोम अगर है, अगर हमने ऐसे एंजाइम से ट्रीट किया जो कि क्या कर रहा है, वो जो ट्रीटमेंट दिया है वो अलग अलग जगह जाके डीएनए की कटिंग कर रहा है। ठीक, तो डीएनए की कटिंग कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई छोटा फ्रैगमेंट हो, कोई बड़ा फ्रैगमेंट है, कोई इतना फ्रैगमेंट हो, कोई ऐसा फ्रैगमेंट। तो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ी सी लगभग सभी को जानकारी होगी कि जो जितना छोटा होगा वो क्या होगा, वो उतनी तेजी से रन करेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में और वो नीचे बैंड दिखेगा। ठीक है, जैसे जितना जितना लंबा होगा वो उतना ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इससे ट्रीटमेंट किया गया तो हमें एक इस तरीके का डेटा जनरेट होके मिलता। तो माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस से हमें क्या पता चल रहा है, रिवील हो रहा है कि न्यूक्लियोसोम रिपीट कैसे हैं। क्रोमैटिन एंड नेकेड डीएनए वाज ट्रीटेड विद अ लो कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस, followed by removal of protein and separation of DNA fragments on agarose gel। तो पहले क्या किया गया कि भाई माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस लो कंसंट्रेशन में ही डाला गया और फिर फर्दर ऑब्जर्वेशन किए। तो जब ऑब्जर्वेशन किया गया एगरोस जेल पर, उनको सेपरेट किया गया, देखा गया, तो कुछ इस तरीके से मल्टीपल लैडर विजन्स उनको दिखे। तो द विजिबल लैडर ऑफ बैंड्स इन द क्रोमैटिन सैंपल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंगल न्यूक्लियोसोमल रिपीट लेंथ ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 180 बेस पेयर। The ladder is observed because the micrococcal nucleus treatment chromatin is only partially digested। ठीक, तो जो इतना कंसंट्रेशन डाला था कि पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो, ठीक है, थोड़ा पार्शियल डाइजेशन हो, जिसकी वजह से आपको वैरिंग लेंथ के आपको क्या मिल रहे हैं, डीएनए सेगमेंट्स। पर जब एक्सटेंसिव यानी हायर कंसंट्रेशन में डाला गया तो क्या हुआ, सिर्फ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल ही मिलेंगे, तब आपको वैरिंग सेगमेंट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या लगेगा कि एक बस हल्का सा बस स्मीयर ही आता जा रहा है, आपको पूरा अलग अलग बैंड्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ी भी चीज कहीं रह गई हो। अब यहाँ पे हमें क्या फिगर में दिख रहा है कि जब माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस जो है 30 यूनिट्स पर ml लिया गया, यानी ये लो कंसंट्रेशन है, ये मीडियम कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन में आपको वेरिएशन मिलेगा साइज का, कोई छोटे फ्रैगमेंट, कोई बड़े फ्रैगमेंट, ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो उस केस में आपको क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 200, फिर 400, फिर 600। These fragment contain 2 न्यूक्लियोस। तो यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियोसोम है लगभग, यहाँ 3 न्यूक्लियोसोम है, 4 न्यूक्लियोसोम है। मतलब जैसे जैसे लेंथ साइज जो है बढ़ती जा रही है क्रोमैटिन की, राइट, ड्यू टू दिस लो ट्रीटमेंट ऑफ एमिनेज एंजाइम, तो हमें इस तरीके से बैंड दिख रहे हैं। मीडियम में क्या हुआ कि मीडियम में हमें डिफरेंट बाई कंसंट्रेशन हमने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है, तो हमें कहीं यहाँ पे भी बैंड्स दिख सकते हैं, कोई ऐसे भी बैंड्स दिख सकते हैं। तो क्योंकि ज्यादा हल्का सा भी ज्यादा ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आपको 8-10 बैंड जो है इसी साइज के मिल जाए और कुछ एक बैंड आपको थोड़ा लंबा मिले तो आपको कुछ इस तरह का मिले। बट जब आपने बहुत हायर कंसंट्रेशन में डाइजेशन कर दिया, तो जब आप हायर कंसंट्रेशन में डाइजेशन करेंगे तो सारा न्यूक्लियोसोम जो है वो इस तरीके से ही आएंगे, यानी लगभग सभी, ये क्या है 200 बेस पेयर रिपीट के साथ, ये 200 बेस पेयर रिपीट के साथ, न्यूक्लियोसोम प्लस डीएनए, न्यूक्लियोसोम प्लस डीएनए। ठीक, तो अब अभी क्या होगा, तो सभी एक ही साइज के होंगे, तो आपको एक स्मीयर टाइप का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऑल क्रोमोसोमल डीएनए डाइजेस्टेड इनटू फ्रैगमेंट्स दैट आर अबाउट दिस। तो ये एक रॉजर कॉर्नबर्ग का ये एक्सपेरिमेंट था, ये फोटोग्राफ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मोनोन्यूक्लियोसोम, ट्रिम्ड न्यूक्लियोसोम, 4 पार्टिकल है। तो डिफरेंट स्टडीज की गई, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस डाइजेशन और ऑब्जर्व किया गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। In any cells, there are stretches of DNA that are not packaged into nucleosome. Typically, these are regions of DNA engaged in gene expression. तो obvious सी बात है, जब आप at a moment, at a instant, किसी specific instant time पे अगर आप कोई फोटोग्राफिक फिल्म निकाल रहे हैं या माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि पूरा डीएनए पैकेज फॉर्म में ही मिले, आपको कुछ एरिया ऐसा ऑब्जर्व हो सकता है जो कि न्यूक्लियोसोम से पैक्ड ही नहीं है।
कि मान लेते हैं कि ये स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे आपको ये पैकेजिंग दिख रही है, यहाँ पैकेजिंग दिख रही है, पर आपको एक ऐसा एरिया दिख रहा है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की पैकेजिंग नहीं है। तो यानी कि ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे क्या चल रहा है, तो या तो रेप्लिकेशन चल रहा है, या ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, या कुछ रिकॉम्बिनेशन इवेंट चल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डीएनए ये सब काम करने में एंगेज होगा तो उस समय वो किसी भी प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडेड नहीं होगा। और दूसरी चीज, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन्हीं चीजों को एसोसिएट करना है। तो अभी हम थोड़ा सा इसका एक आइडिया देंगे, बाकी हम लोग डिटेलिंग्स उस पर करेंगे, थोड़ा सा इसका रिलेशन आएगा। तो यस, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जीन एक्सप्रेशन एक टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाना कि हाउ द जीन दे आर बीइंग रेगुलेटेड। रेगुलेशन का मतलब क्या है, कब वो ऑन होंगी, कब वो ऑफ होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज, और ये हर एस्पेक्ट के बात हो सकती है, एक डिफरेंट एजेस पे बात हो सकती है, हमने एग्जाम्पल दिया था। या अभी छोटा सा एग्जाम्पल लीवर और मसल्स का भी लें, तो अगर लीवर में जो प्रोटीन बन रही है वो मसल्स में स्पेसिफिकली नहीं बन रही, मसल्स में जो बन रही है वो लीवर में नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जीन एक्सप्रेशन को भी क्लासिफाई करते हैं, यानी कुछ जीन हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन है जो कि लीवर में भी चाहिए और मसल्स में भी चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जो कि यहाँ पे भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हैं, दोनों ही ऑर्गन्स में चल रहे हैं, या आप कहें बॉडी में जितनी जगह है सब जगह चल रहे हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ईटीएस साइकिल है। तो उसमें तो ठीक है कि हर जगह भाई वो हमेशा के लिए ऑन है वो जीन, क्योंकि उसको काम करते रहना है। पर कुछ ऐसी चीजें होंगी या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसे लीवर ही निभा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, जैसे मसल्स रोल प्ले कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा जीन्स को रेगुलेट होना, कि अब समय आ गया है, मान लेते हैं लीवर को, कि उसको एक एक्स जीन को से एक्स प्रोटीन बनाना है, इसको वाई जीन से वाई प्रोटीन बनाना है। तो ये कैसे पता चलता है, या ये रेगुलेशन होता कैसे है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि अगर इन चीजों को समझ में आ जाए तो डिजीज से लेके, चाहे वो जेनेटिक डिजीजेस हो, चाहे मेटाबॉलिक कंट्रोल डिजीजेस हो, इन सबको रेगुलेट की समझा जा सकता है, ठीक। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो आप समझ सकते हैं कि भाई कोई भी जीन का एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, डीएनए से आरएनए का बनना, कि जिस समय डीएनए से आरएनए बन गया यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये डिसाइड हो गया कि ट्रांसलेशन होगा और ये प्रोटीन बनेगा, कोई ना कोई ये प्रोटीन बनेगा, है, ठीक। तो अब आप यहां से, अब आपको इस कॉन्सेप्ट को न्यूक्लियोसोम से रिलेट करना है, कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा डीएनए था वो पैकेज होता है, और पैकेज करने के लिए न्यूक्लियोसोम रिस्पॉन्सिबल है, या हिस्टोन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल। पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जब इसको होगा, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में ये एक जीन है और ये एक्टिव जीन है, यानी कि अब इसको काम करना है, कौन सा काम करना है, इसको डीएनए से आरएनए बनाना है। तो यानी कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन प्रोटीन रैप होंगी तो क्या ये आरएनए हो पाएगा, क्या ये ट्रांसक्रिप्शन जनरेट कर पाएगा? नहीं। तो आप क्या कहेंगे, सिंपल है कि कोई और प्रोटीन आएगी, सपोज हम लोग ये कोई प्रोटीन्स आएंगी और मदद करेंगी ये हिस्टोन्स को हटाने में, ठीक है। तो हालांकि थोड़ा, तो इसमें कई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैकेनिज्म होता है जो कि हम लोग जीन एक्सप्रेशन में कवर करेंगे। पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो पूरा का पूरा चीज जीन एक्सप्रेशन को रिलेट करेगा। तो जो चीज हम लोग यहाँ पढ़ चुके होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो हम लोग यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो चीज हम लीव आउट करेंगे वो वहां, जैसे कि रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, किस तरीके से न्यूक्लियोसोम स्लाइड करता है या हट जाता है, रिमूव हो जाता है, वो सारी चीजें हम लोग वहां पे बात करेंगे। बट कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि जीन एक्सप्रेशन से ही रिलेशन में होगी। तो मैंने बता दिया कि अब आपने ये लॉजिक तो लगा ली, बट तो आपके लिए अभी आपके दिमाग क्या कह रहा होगा कि इसमें इतना तो कोई क्रूशियल चीज तो है नहीं,
बस कोई प्रोटीन्स आएंगी, मान लो ये प्रोटीन्स आई और ये इन हिस्टोन्स प्रोटीन को हटा देंगी, फिर हमारा ये ग्रीन कलर का जो डीएनए है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा और आरएनए हमको, बट एक्चुअली में आपको दिमाग रिलेट कहाँ करना है, मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। आपको रिलेट कहाँ करना है कि यानी क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स भी जीन को ऑन या ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन को हटाना होगा, यानी इसका मतलब हम इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स को हटाने के लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। वो मॉडिफिकेशन कौन करेगा, वो मॉडिफिकेशन ये वाली जो मैंने ब्लू से सपोज रिप्रेजेंट की है, वो ये वाली प्रोटीन्स करेंगे। तो कहने का मतलब है, अब आपके लिए देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्यों होता जाएगा, पर अगर सिंपली सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपके लिए क्या आ गया कि जीन एक्सप्रेशन में कि जीन को ऑन करना है या ऑफ करना है, इसमें हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, हिस्टोन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉडिफाई तो ग्रीन वाले डीएनए से चिपका हुआ है, तो हिस्टोन को हमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना होगा कि ये यहाँ पे चला जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको फिर दिमाग लगाना होगा तमाम तरह के हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, तो आपको ये आना चाहिए। अब हिस्टोन मॉडिफिकेशन होगा तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन कर कौन रहा है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कोई कर रहा होगा। तो अभी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ ये ब्लू प्रोटीन आएगी और इसमें मॉडिफिकेशन, पर कौन सी प्रोटीन आएंगी जो कि ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन को करेंगी, कौन सी ऐसी प्रोटीन या एंजाइम्स होंगी जो कि इसको मॉडिफाई करेंगी, इन प्रोटीन का भी जिक्र होने। फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे प्रोटीन एसोसिएटेड होंगे जो कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन या इस प्रोटीन को बुलाएंगे। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, यानी ध्यान में सोचिए, ऐसी प्रोटीन्स आपको ध्यान में रखनी है कि जो कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन करें। तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन कौन कौन से प्रकार के हिस्टोन मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब ये प्रोटीन को बुला कौन रहा है, ठीक है, तो इस प्रोटीन को बुलाएगा तभी तो ये हिस्टोन मॉडिफाई होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी, कोई और प्रोटीन, यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूं, कोई और प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, अब ये मान लीजिए मैं ऐसे सिग्निफाई कर रही हूं कि ये वाली जो येलो प्रोटीन है, येलो प्रोटीन क्या है, येलो प्रोटीन उन प्रोटीन को रिक्रूट कर रही है जो कि हिस्टोन को मॉडिफाई करे। तो दिस येलो प्रोटीन भी दिमाग में रहनी चाहिए, ऐसे ही जीन एक्सप्रेशन में नाम जुड़ते जाएंगे। तो दिस आपकी प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए, तो फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन और जीन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि अभी हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, थोड़ी थोड़ी हैबिट इनिशिएट करते चलिए कि ये जो येलो प्रोटीन है ये क्या कर रही है, ये रिक्रूट करती है, बुलाती है, कौन सी प्रोटीन को बुला रही है, ब्लू प्रोटीन को। ब्लू प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन जो कि इसको मॉडिफाई करेगी, ठीक है। और ये जो जिसको मॉडिफाई करेगी तो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होंगे हमें ये भी। तो अभी फिलहाल और भी चीजें इससे ऐसे ही अटैच होती जाएंगी। तो अब आप ये भी आपके मन में सवाल उठना चाहिए, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर निकलना जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा फिर से इस हिस्टोन प्रोटीन को आना पड़ेगा यहां जुड़ने के लिए, ठीक है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, फिर से कोई प्रोटीन आएगी जो कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन हुआ है उसको रिमूव कर देगी। जब मॉडिफिकेशन रिमूव हो जाएगा तो फिर से वो यहाँ पे एसोसिएट कर जाएगा। हम लोगों को क्योंकि अभी फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग पढ़ रहे हैं और फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में हिस्टोन का खूब रोल हम लोगों ने देख ही लिया,
पर हम लोग हिस्टोन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उनके इस एस्पेक्ट को भी देखेंगे, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हालांकि हिस्टोन मॉडिफिकेशन ये वाला जो चीज है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन और ये हम लोग जीन एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं, बट क्योंकि अभी से आप सुनेंगे तो वहां पे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है, तो इसलिए हिस्टोन के इन प्रकार के मॉडिफिकेशंस को भी आज डिस्कस करेंगे। तो इस चीज में हाँ, फर्स्ट लेवल ऑफ कंपैक्शन में ही अभी बात हम लोग उसी को स्टिल आउट करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन होता है उसको थोड़ा सा और क्लियरली देख लेते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली अगर देखिए अबाउट 14 डिस्टिंक्ट साइट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर ऑब्जर्व। कितने कॉन्टैक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं? 14 अलग अलग। तो अगर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो अलग 14 डिस्टिंक्ट साइट्स पर माइनर ग्रूव के पाई जाती हैं। तो आपके पास एक आइडिया क्या आ गया कि जो दो ग्रूव होते हैं, माइनर और मेजर ग्रूव, तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो कहाँ जुड़ती हैं? एसोसिएट होती हैं डीएनए में पाया जाने वाला जो माइनर ग्रूव होता है। और वहां पे किस बॉन्ड के थ्रू वो एसोसिएटेड होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लगभग 40 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हिस्टोन और प्रोटीन्स में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर के शुगर फॉस्फेट जो पाए जा रहे हैं वो इस तरीके से एडजस्ट हुए हैं कि वहां पे माइनर ग्रूव जहां बन रहा है वहीं पर वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो एसोसिएट हो रही है और माइनर ग्रूव के साथ जो है इंटरैक्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ दैट फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, जहां पे ऑक्सीजन और फॉस्फेट प्रेजेंट। बट ओनली 7 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मेड बिटवीन द प्रोटीन साइड चेन्स एंड द बेसिस। तो बेस इस 40 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में लगभग सिर्फ 7 ही ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि बेसिस के साथ पाए जाते हैं। हम लोगों ने बात भी की थी कि कुछ बेसिस के जैसे N नाइट्रोजन 7 जो है, या जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं नाइट्रोजन, जैसे हम लोगों ने बात की थी ना कि जो बेसिस होते हैं एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस में ये जो हाइड्रोजन आपस में पाए जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? उसी पोजीशन पे पाए जा रहे हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी ज्यादा है। पर कुछ ऐसे भी पोजीशंस होते हैं जैसे N7 पोजीशन। तो जो N7 पोजीशन होता है वो जो है वो इस तरीके से ओरिएंट होके वो, क्योंकि N7 क्या है? नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कैपेबल है किसी के साथ हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो ये जो पोजीशन है वो इस तरह से ओरिएंट हो सकती है कि वो प्रोटीन से या अमाइनो एसिड से किसी एटम से क्या बना सकती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। पर क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस ज्यादातर अंदर की ही तरफ ओरिएंट होते हैं, ठीक है, तो इतने ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ही नहीं, सिर्फ वहीं पर बनेंगे जहां पे कुछ ऐसे एटम डिस्प्लेस हो पाए माइनर ग्रूव की ओर, तो वहीं पे हिस्टोन प्रोटीन इंटरैक्ट कर पाएगी और वो कहाँ क्या बनते हैं? लगभग 7 हाइड्रोजन। दूसरी चीज जो है जहां पे बेंडिंग होती है, तो जहां पे 80 बेस पेयर सबसे ज्यादा होते हैं वहां पे देखा जाए तो माइनर ग्रूव में जहां 80 बेस पेयर ज्यादा एबंडेंट होते हैं वहीं पे ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे एक सिर्फ सिंपल हम लोग एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के फॉर्मेट में देख रहे हैं, पर अगर आप देखें तो जब डीएनए है तो डीएनए तो कैसा होता है? हम लोगों ने देखा था स्टेयर्स शेप में, है ना, सीढ़ी की तरह वो घूम रहा है फिर वो रहा है, तो उसके सारे जोन तो सारा ही एरिया तो हिस्टोन से बॉन्ड बना नहीं पाएगा। कुछ ऐसे ही एरिया बॉन्ड बना पाएंगे जहां पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है बेंड को, तो कहाँ पे वो मिलेगा? वो होगा 80 बेस पे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ डीएनए और कोर का इंटर। बाकी हम लोगों को क्या बात करनी है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्टोन स्ट्रक्चरल फोल्ड।